अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद ब्लॉग्स। शहजाद ब्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सेम इंस्टीट्यूट यानी सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट और मेरे साथ मौजूद हैं महरीन मुश्ताक काजी MMK। क्या हाल है, कैसी है? ओ बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा, हमारी आज बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम सेम इंस्टीट्यूट में हैं और आज एक ऑटिज्म के हवाले से पूरा वीक सेलिब्रेट हो रहा है, पूरा मंथ जो है सेलिब्रेशन अवेयरनेस के हवाले से मंथ सेलिब्रेट हो रहा है ऑटिज्म के हवाले से। तो आज एक यहाँ पे सेशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त सेशन हो रहा है। बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हुए हैं सर के पास। माशाल्लाह से सेशंस होते हैं, कोचिंग्स होती हैं, काउंसलिंग्स होती हैं सर के पास। तो वहीं से स्पीच थेरेपिस्ट और ओडी थेरेपिस्ट जो हैं यहाँ पे क्या करने वाली हैं, सेशंस देने वाली हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। गाइडलाइन मिलेगी कि जिन जो बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार हैं, जिनमें कुछ इस तरह की इश्यूज हैं, तो इस तरह किस तरह ओवरकम किया जाए, गाइडलाइन है बहुत। गाइडलाइन तो चलते हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो गेस्ट वगैरह हैं, उनकी हम स्पीच सुनेंगे, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और रिव्यूज भी लेंगे सबके। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। वो हम ऑटिज्म अवेयरनेस पे बात कर। अच्छा, कई चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है हमको। ये महीना ऑटिज्म अवेयरनेस का है, तो हम ऑटिज्म पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक ये इम्प्रेशन आता जा रहा है लोगों में कि ऑटिस्टिक बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये अमेरिका वाले भी बड़े परेशान थे, अमेरिका के लोग भी, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के। लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ इन लोगों के बारे में, जो वहाँ के स्टैटिस्टिकल जो वो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कह रही है कि बड़े नहीं हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, अब रिकग्नाइज होने लगी। पहले बच्चों को हम समझते थे सही है, सज जाएगा, पीर साहब के पास जाएगा, दो हाथ लगाएंगे, गूंगा है भाई, नहीं बोलता, नहीं ऐसा नहीं। अब हमको पता चलना चाहिए कि अगर वो नहीं बोल रहा है तब भी वो वैल्यूबल आदमी है, बच्चा है पूरे समाज के लिए। जर्मनी में जिनको गिनती नहीं आती है लेकिन अडल्ट हो गए हैं और बहुत दफा पर उनको लो इंटेलेक्ट हो गया, बहुत उनसे को भी काम में लगाया, जिनको पैसे दे रहे हैं ताकि आप कमाएं। तो जैसे आप सबको पता है कि ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, क्योंकि अब हर फैमिली में आपको एक बच्चा मिलेगा ऑटिज्म या किसी भी डिसऑर्डर के साथ। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अच्छा, ऑटिज्म के सिम्टम्स कुछ ये होते हैं, रेड फ्लैग्स हैं अब तो, ये कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, जंपिंग है, आई कांटेक्ट नहीं है, नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं है। और सिम्टम्स आना शुरू होते हैं 1 till 1.5 ईयर्स की एज में आप बच्चे के अंदर सिम्टम्स देख रहे होते हैं। तो पेरेंट्स ये बोलते हैं या फैमिली वाले ये बोलते हैं, अच्छा मदर तो सबसे पहले बच्चे को पकड़ लेती हैं कि भाई इसके अंदर इशू आ रहा है। लेकिन दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और सब फादर हो गए, चलो फादर भी मान गए तो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि बच्चा शरारती है। और बहुत सारे केसेस में, बल्कि केसेस क्या 80% to 85% ऑटिज्म जो है वो बॉयज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ऑटिज्म के बारे में मुझे कोई आप में से कुछ बताना चाहेगा? अभी आपने फॉर्म्स वगैरह भी फिल किए हैं, MCQs, कौन बताना चाहेगा? किसी डिसऑर्डर है, इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। ठीक है, इनमें कुछ सेम कुछ ऐसे जो कह सकते हैं मोस्टली हमें नजर आएंगे, हैंड क्लैपिंग है, स्टीमिंग बिहेवियर्स है, सोशलाइजेशन नहीं है, कम्युनिकेशन इश्यूज है। तो इस टाइप मोस्टली सेपरेट बैठे हुए अपना खेल रहे हैं। मेरा नाम पहला है और मैं ऑटिज्म के बारे में ये कह सकती हूँ कि ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन जो है गैप होता है, वो कम्युनिकेट नहीं करते। तो जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं उससे हम रिकग्नाइज करते हैं इजीली के बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। समटाइम अभी जो बच्चे मेरे पास हैं एक दो, उसमें एक बच्चा है जो कि अपने हेड को मूव करता रहता है, यस और नो में, मतलब बहुत देर तक वो यही करता रहता है। तो उसकी मदर से जब बात हुई थी ना, तो उसके घर वालों ने उसकी मदर को ब्लेम दिया कि तुमने मतलब ये कैसे कहा कि ये ऑटिज्म का बच्चा है। उसकी मदर वेरी एजुकेटेड थी, तो उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये वाली बात। वो कहते नहीं, बस शरारती है और ज़िद्दी है ये बच्चा। लेकिन वो ज़िद नहीं थी, उसके अंदर ये इशू था। और इसके अलावा भी अगर वो कुछ एक ही चीज़ कर रहा है, घूमने पर आया तो वो क्लास में रोमिंग करे जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अगर आप उसको रोकेंगे तो वो हाइपर भी हो जाएगा। 2-3 बात शेयर करनी है। हमारे पास बच्चा आता है, हमारे पास मंडे टू फ्राइडे
सेशन होते हैं CRs में। तो एक बच्चा है मंडे टू फ्राइडे फ्रेंच फ्राइज, उनके लंच बॉक्स में अगर लंच करवाया जाए तो फ्रेंच फ्राइज के अलावा कुछ नहीं होता। दो बात। तीसरी बात, एक बच्चा और है उसको आर्ट का बहुत शौक है, लेकिन आई डोंट नो घर में वो क्या देखता है, आर्ट रूम में जाएगा पिक्चर्स बनाएगा बॉय की, ठीक है, उसको कत्ल करके उसके ब्लड के निशान इंक से या किसी से लगा लेगा। अब ये नहीं पता कि वो किसके लिए या क्या कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें नोट की मैंने जो शेयर करनी। अगर तो वो लगने नहीं देते, और अगर लग जाए तो फिर उससे बहुत इरिटेट होते हैं, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ी कोई बात हो गई हो, और फिर वो इस क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, उस सीट पे नहीं बैठेंगे। अच्छा, किसी के बाल कर्ली हैं या किसी के चेहरे पे कोई फीचर इस तरह के हैं कि बच्चा बहुत कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ है, तो उससे भी डर जाते हैं। कोई हेलमेट पहन के आ रहा है या किसी ने नकाब लगाया हुआ है, अबाया किया हुआ है, तो वो उससे भी डर जाते हैं। कोई लाइट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, या जो न्यूज़ का बैकग्राउंड है, या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, ऑडिटरी इश्यूज़ उनको होना शुरू हो जाते हैं कि वो आवाज़ को भी टॉलरेट नहीं, एम्बुलेंस की आवाज़ है तो वो उस पर भी डर जाते हैं। और हैंड फ्लैपिंग और ये सारी चीज़ें तो बहुत होती है, लेकिन बॉर्डर लाइन से भी बाहर आ सकता है अगर बच्चे में सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं। यस, तो नॉन ऑटिज्म डायग्नोज होते हुए भी देखा मैंने उनको कि बच्चे ऑटिज्म के साथ थे, और फिर जब उनकी रीअसेसमेंट हुई है 1 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद, तो वो नॉन ऑटिज्म में आए। लेकिन उनको कहा गया है कि थेरेपीज़ अपनी कंटिन्यू रखें, थेरेपीज़ आप अपनी नहीं छुड़वाएं, क्योंकि बच्चा दोबारा रिस्क पे जा सकता है या हाई रिस्क होते हैं बच्चे। तो ये इश्यूज़ आते हैं जिसमें हम कहते हैं पेरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा आप लोग को घर पे काम करने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हम पेरेंट्स को कहते थे बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसका स्वीट इनटेक, मीठा किसी भी किस्म का ना दें, और दूसरा इसका स्क्रीन टाइम तो तबाह कर दिया है बच्चों को स्क्रीन टाइम में, क्योंकि मदर्स भी आजकल खुद देख कर रही हैं, मतलब जैसे टाइम मिलता है वो स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर्स ये मतलब कर रहे हैं, सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा टाइम मोबाइल को मिल रहा है तो बच्चा तो सीख के आया है सब। जब भी तो कहते हैं फिंगर टिप्स पे है, ये तो ऐसे चलाता है मोबाइल, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। जिस बच्चे को मोबाइल नहीं यूज़ करना आता, मैं बोलती हूँ वो सबसे ज़हीन बच्चा है आजकल के टाइम पे। और मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जो कि नॉर्मल है, तो उसे कभी भी स्क्रीन टाइम उसको नहीं दिया, क्योंकि वो शायद मुझे देखती थी या मेरी बातों को सुनती थी कि इस तरह से नहीं देना चाहिए बच्चों को, बच्चों में इश्यूज़ आ जाते हैं। आज वो 3 साल की है, लेकिन उसको मोबाइल स्वाइप करके ओपन भी नहीं करना आता कि भाई ये ओपन कैसे होता है, वो ला के देती है, मम्मा इसको खोल के दे दे। वो भी रेयरली उसको मिल जाता है, कोई वीकेंड पे एक दफ़ा उसको मोबाइल मिल जाता है, वरना वो नहीं देती। तो ये सभी पेरेंट्स दे रहे होते हैं। देखें, एक ये भी है कि आप बिल्कुल अलग रह रहे हो ना, सेपरेट रह रहे हो, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, या मदर को कोई काम करना है, तो फिर हम कहते हैं चले आप दे दें, वो आपको काम करना है। पेरेंट्स वो होते हैं भाई हमें शावर लेने जाना है, हम कैसे जाएं बच्चे को छोड़ के, कोई है ही नहीं घर में संभालने वाला, तो हम बोलते हैं चले आप उस टाइम पे दे दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको अपने भी काम करना है तो आप दे सकते हैं। लेकिन वरना हम बोल देते हैं पूरा ज़ीरो कर दें। और स्वीट इनटेक भी हम कहते हैं कि 15 डेज़ में एक दफ़ा दें, अगर बच्चा बहुत ही बच्चे को रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर उसको चाहिए तो आप दें, वरना स्वीट इनटेक नहीं। कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं लेते, कोई मीठा उनका नहीं होता, पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये मीठा खाता ही नहीं है। बिल्कुल बिहेवियर इश्यूज़ क्यों हैं, स्क्रीन टाइम तो चल रहा है साथ साथ, तो ये इश्यूज़ हैं क्योंकि वो इतनी कलरफुल वर्ल्ड होता है ना स्क्रीन का, कि वो बच्चे जो है सामने वाली वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो इतनी कलरफुल नहीं है, वो स्क्रीन ज़्यादा कलरफुल है, तो वो माइंड उसका उसी में चल रहा होता है। अब वो इतनी इमेजिनेशन में रहते हैं कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, वर्बल स्टिमिंग हो रही है, वर्बल स्टिमिंग पूरा दिन कर रहे हैं कि बोले जा रहे हैं, साउंड्स निकाले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। और उसी में अब वो एक्साइटमेंट में शो कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो वो स्पिनिंग आ गई, गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे आपने बताया, घूम रहे हैं, या स्लैपिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं, इस तरह की इश्यूज़ आते हैं बच्चों में। ये ऑटिज़म में आपको देखे मतलब मिलेंगे आपको और ऑटिस्टिक बच्चे में, और जिसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू होंगे ना, तो आप यही देखेंगे कि हमारे पास पेरेंट आते हैं, कहते हैं कि ये आजकल के तो डॉक्टर्स को भी मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर्स भी नहीं बताते भाई आप इसकी थेरेपी शुरू करा दें, अगर बच्चा ये सब करे, वो कहते हैं बस आप स्पीच थेरेपी ले लें इसकी, बच्चा बोल नहीं रहा तो। अरे आप दूसरे इश्यूज़ भी तो देखें, मतलब उसने तो अपना नाम पे रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब बच्चे में सिम्टम्स आना शुरू होते हैं उससे पहले बच्चा मामा पापा ये सब चीज़ें कुछ वर्ड्स बोल रहा होता है, लेकिन अचानक से जो 1 to 1.5 की एज आती है ना, 99% हमारे पास पेरेंट्स ये बोलते हैं कि पहले तो बोलते थे अब इसने बोलना ख़त्म कर दिया। तो ये जब सिम्टम्स आते हैं उसके बाद बच्चे एकदम म्यूट हो जाते हैं, फिर ना आई कॉन्टैक्ट, ना नेम पे रिस्पॉन्ड, ये सब चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो तब आपको ना
अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे में कोई इशू आ रहा है। तो जैसे मेरी भी फ्रेंड की बेटी डायग्नोस हुई है, उसने खुद ही डायग्नोस कर लिया था, क्योंकि हम एक ही फील्ड के हैं, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट। तो उसने वन ईयर की एज में उसको पकड़ लिया कि यार इसकी ये चीज़ें नहीं आई, जबकि वो उसकी फर्स्ट बॉर्न थी। तो फिर उसने हमें दिखाया कि इशूज़ आ रहे हैं। अब अपने फ्रेंड को बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चे हमारे वही सब चीज़ें, रेड फ्लैग्स जो हैं वही सब चीज़ें कर रही है, अलग बैठी हुई है, खेल रही है, अपने में मगन है। तो हमें बताना भी अच्छा नहीं लगा कि नहीं। तो कह रही है तुम मुझे बताओ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाए। थेरेपी स्टार्ट हो गई। अब वो अपने जो बिहेवियर्स उसके आ रहे थे ना, उसे वो बहुत बैक कर चुकी है, मतलब वो बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। अब उसका नेम पे रिस्पॉन्डर 2.5 की है। वो 1 ईयर थेरेपी के बाद उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कि वो अब हर चीज़ पे रिस्पॉन्स है, हर कमांड फॉलो करती है। मतलब कुछ भी, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा, उसने सब खिलाया उसको, क्योंकि उसको पता है कि इशूज़ ये सिम्टम्स आते हैं, बच्चे इस चीज़ों में लैग करते हैं। उसने सारी चीज़ें, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं कि उसको आगे जाके किसी चीज़ में मसला ना हो। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो हम ऑटिज़म में देखते होते हैं। अच्छा, दूसरा कि एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच से रिलेटेड अगर मैं बात करूं किसी ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, तो बुलवाना बहुत मुश्किल है। बच्चे को बुलवाना बहुत मुश्किल है अगर वो ऑटिज़म के साथ है। राइम्स के थ्रू मोस्टली मैं ये करती हूँ कि राइम्स के थ्रू बीच में पॉज दे के या मदर से पूछती हूँ कि इसका रीइंफोर्सर क्या है। रीइंफोर्सर में हम स्वीट भी यूज़ कर लेते हैं अगर कोई ईटेबल आइटम है, क्योंकि हम ईटेबल आइटम से यूज़ करते करते उसको नॉन ईटेबल आइटम पे लेकर आते हैं कि कोई एक्टिविटी उसका रीइंफोर्सर बन जाए इंस्टेड ऑफ कोई ईटेबल आइटम, कोई नॉन ईटेबल आइटम बन जाए। तो बच्चे आ जाते हैं इस पर कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, कि क्योंकि पहले उनको इन टॉयज़ से खेलना नहीं आता। पेरेंट्स का ये होता है कि ये एक्टिविटी से तो खेलता ही नहीं है, मतलब कोई इसकी ये नहीं है, बस घूमता रहेगा अकेले, कोई टॉयज़ से इसको प्रॉपर प्ले नहीं करना आता। तो वो प्रॉपर किस तरह से किया जाता है प्ले, वो सब हम इसको इन बच्चों को बता रहे होते हैं कि भाई टर्न टेकिंग हम करवाने के पहले आपकी टर्न है, फिर आंटी की टर्न है, पहले आपकी टर्न है, फिर आंटी की टर्न है, ये रिंग इस तरह इन होगा, ये कलर है। बच्चों को पता होते हैं, स्क्रीन टाइम से उन्होंने याद किया हुआ होता है कि यार ये 1 to 10 है, ये A to Z है, ये कलर्स हैं, ये एनिमल्स हैं। तो ये सब बच्चों को पता होता है। बट ये कि प्रोड्यूस कैसे करना है, अपने में लगे हुए हैं। बच्चा अगर वर्बल अपने में लगे हैं तो खेल रहे हैं और बोल रहे हैं। लेकिन अब हम थेरेपी या 8 मंथ्स भी हमने ले ली। जब पेरेंट्स हमारे पास न्यू आते हैं और बोलते हैं हमारा बच्चा कब तक बोलेगा, तो हम कभी भी नहीं बोलते कि अभी बोल लेगा, या कोई भी टाइम की लिमिट हम उसको देते नहीं है। हम ये कहते हैं 6 to 8 मंथ्स का टाइम हमें भी दें और आप भी इस बच्चे पे वैसे ही काम करें जो हम कर रहे हैं, तो बच्चा करना शुरू होगा। और 6 to 8 मंथ्स में भी रिस्पॉन्स नहीं आता, 1 ईयर तक हमने कंटिन्यू रखी, नहीं रिस्पॉन्स आया, तो फिर हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कोई इश्यूज वैसे तो नहीं आ रही कि बच्चा समझ नहीं पा रहा, या कोई सिग्नल्स में इशू आ रहा है, ब्रेन से सिग्नल्स में इशू आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑटिज्म में अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। अप्रेक्सिया में ये होता है कि अप्रेक्सिया में ब्रेन से ओरल मोटर तक की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती। अगर हम बच्चे को बोलेंगे ना ओ बोलो, ओ, तो वो यहाँ पे भी हैंड रख लेगा, शेपिंग भी दे देगा, लेकिन वो वर्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, कोई और वर्ड प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी जगह। एक तो ये होता है कि ब्रेन से ओरल तक की कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, और ब्रेन से आपके लिम्स तक की कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रही होती है। अगर हम बोलेंगे इसको डू दिस, तो वो क्लैप नहीं कर पा रहा होगा। अगर हम बोलेंगे इसको डू दिस, तो वो नॉक नहीं कर पा रहा होगा। मोटर लिमिटेशंस भी नहीं होती उनमें। क्लैपिंग तो चले फिर भी बच्चे को करना आ गया, लेकिन हम बोलेंगे टच योर आई, तो वो अपना हाथ उठा के भी अपनी आई तक नहीं लेके जा रहा होगा, कि उसको सिग्नल ही नहीं पहुंच रहे। तो हमें उसको यूज टू करना होता है बार बार। अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच के साथ बच्चे बहुत टाइम कर लेते हैं। कुछ मोस्टली मैंने ये देखा है कि कुछ अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, अच्छा मैं जो हूँ ना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बच्चे के साथ वर्स्ट भी जाती हूँ वो मदर बैठी हुई हैं, तो वर्स्ट भी जाऊँगी कि मेरा ये टास्क होगा कि मैं इसको बुलवा लूँ, चाहे वो बच्चा 7 ईयर्स की एज में मेरे पास आए, चाहे 8 ईयर्स की एज में, मेरा ये रहेगा कि मैं बुलवा लूँ, चाहे मुझे उसके साथ कितना वर्ष जाना पड़े। पेरेंट्स ये कहते हैं कि मारेगा नहीं, उसके अलावा आपको जो करना है कर लें। तो हम तो नहीं मारते ना, और ऐसा थेरेपिस्ट तो हो ही नहीं सकता खैर जो मारता हो। खैर पेरेंट्स की अगर आपके साथ कोऑर्डिनेशन हो ना, अगर और हमारे साथ पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स कहें कि हाँ आप कर लें, हमें अपना बच्चा बोलता हुआ चाहिए, तो फिर मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी करती हूँ कि ओरल में
ओरल में उसको टाइटली प्रेस करके उससे बुलवा रही होती हूँ कि एटलीस्ट कुछ साउंड तो प्रोड्यूस करे, क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं ओरल मसाजेस से, ओरल इश्यूज होते हैं या ओरल में वो नहीं हाथ लगाने देते, तो हम करते हैं। मदर्स मेरे साथ बैठ के पकड़ती नहीं अपने बच्चों को सेशन में कि मैं हाथ पकड़ लेती हूँ, आप करवा लें, तो वो हम करते हैं बच्चे के साथ। और बच्चों में मैंने बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा है कि उनकी बैबलिंग आ गई है, और पेरेंट, मुझे पता है कि 8-9 ईयर्स में अगर बैबलिंग आई है, मुझे नहीं लगता कि आगे बोलेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने मामा पापा बोलना शुरू कर दिया, जो उन्होंने कभी नहीं सुना। अप्रेक्सिया ना आजकल बहुत सारे लोग नहीं डायग्नोस कर पाते कि स्पीच अप्रेक्सिया बच्चों में आ रहा है या कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। स्पीच अप्रेक्सिया, अब हम हर बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि भाई इसको अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच ही बोल नहीं रहा, लेकिन हम बहुत टाइम तक, मैंने भी बच्चों को 6 मंथ्स 8 मंथ्स या पूरे 1 ईयर भी असिस्ट किया है कि बच्चे अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहा तो उसमें अप्रेक्सिया की कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्योंकि मोटर इमिटेशंस मुझे नहीं नजर आई, मोटर इमिटेशंस है तो वर्बल इमिटेशंस नहीं नजर आई, वर्बल इमिटेशंस है तो मोटर इमिटेशंस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। तो हम उस पर ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को एक वर्ड, एक साउंड भी प्रोड्यूस करवाना ना उसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमिटेशंस नहीं होती। फिर उस एक साउंड से बच्चे को दूसरे साउंड पे लाना बहुत मुश्किल होता है, फिर उन दोनों में ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अब अप्रेक्सिया में जो लोग हैं वो बाहर से कोर्सेज करके आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं जिनको कि वो प्रॉम्प्ट थेरेपिस्ट हैं। बाहर, जैसे हम बाहर दुबई ले लें तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट थेरेपिस्ट हायर होते हैं। प्रॉम्प्ट थेरेपिस्ट वो जो स्पीच बिल्कुल अप्रेक्सिया पे उन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, क्योंकि अब अप्रेक्सिया को भी ना, स्पीच अप्रेक्सिया को बिल्कुल अलग कर दिया है। मोस्टली अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच के बच्चों के साथ हम पैक्स और एएसी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम नॉन वर्बल ऑटिज्म के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, पैक्स पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम और एएसी ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन वो लाइसेंस नहीं है। और पेरेंट्स, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आजकल पेरेंट्स बहुत शार्प हो गए, वो जाके वेबसाइट पे देख लेते हैं कि इनका नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सर्टिफाइड है या नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टिमिंग बिहेवियर उसका, ऑटिज्म है, कंटिन्यूसली साउंड निकालता है, जीवर में स्टिमिंग, तो उसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह थोड़ा कम कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा गाइड कीजिए। ये तो इशू हमारा सबसे बड़ा इशू है, चाहिए मतलब लाइफ टाइम करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ्रिट्स उन्हें ऐसे भी पढ़ते हैं जो फील होता है कि हाँ इन्हें फ्रिट्स पढ़ रहे हैं, थोड़े से शेक हो रहे होते हैं। कुछ फ्रिट्स उनको ऐसे पढ़ रहे होते हैं, क्या उन्हें कहते हैं, साइलेंट फ्रिट्स पढ़ रहे होते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता होता। हाँ, नहीं पता होता पेरेंट्स को, लेकिन ये कि बच्चे की प्रोग्रेस से पता चल जाता है हमें। बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता, बच्चे के अंदर अगर हम देख रहे होते हैं कि बच्चा और अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है, या बच्चा स्टक क्यों हो गया एक जगह, क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो हम उसकी ईईजी रेकमेंड करते हैं। बैरा और ईईजी पेरेंट्स आजकल नहीं करवाते, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसकी ईईजी करवाएं, कोई और इशू तो नहीं आ रहा, तो हमें उस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि चलो ये भी इशू है, तो इसलिए बच्चा स्टक हो रहा है, और पेरेंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे जो ना कुछ एक जगह खड़े होते हैं और वो कहीं पे गायब हो जाते हैं, मतलब लाइक अपने दिमाग में जोन आउट हो जाते हैं हुए होते हैं, समझ नहीं आता कि उनके साथ अब क्या करें, तो क्या करें उसमें आप हर उनको चीज engage हर रखें। 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद वो किसी जोन में जा चुके हैं। हाँ, ऐसा होता है, अगर बच्चा बिल्कुल अकेले बैठा हुआ होगा ना तो वो जोन आउट होगा बिल्कुल। अगर उसके पास कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो वो जोन आउट हो जाता है। तो हम काउंट डाउन भी देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो बैक टू द टास्क। इस तरह भी होता है, क्योंकि हमारे पास बच्चा 1 to 1 में बैठ के जोन आउट हो जाता है कभी, कि हम कोई एक्टिविटी निकालने लगे, इतने में विदिन अ सेकंड वो जोन आउट हो गया। तो ऐसा होता है कि आप काउंट डाउन दें उसको, या उसके साथ बोलते ही आप अपना काम करते रहें, ताकि वो उस टास्क पे भी रहे। मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, उनके घर वाले सीरियस नहीं लेते, तो उसके मुताबिक हम क्या करें। टीचर्स हम लोग हैं, हम लोग जो बच्चों को रिकग्नाइज कर लेते हैं अक्सर, और अगर उनके पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स उसको सीरियस नहीं लेते, या उनके और जो घर में फैमिली मेम्बर होते हैं वो नहीं लेते, तो बच्चे इस तरह से तो और ट्रॉमा में जाते हैं। और हम लोग क्योंकि रोज़ाना बच्चे हमारे पास स्कूल आ रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था उन बच्चों के बारे में।
तो हम लोग अगर कुछ गाइड करें तो समटाइम उस पर भी फोकस नहीं कर रहे होते। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मेरे पास एक बच्चा आता है ऑटिस्टिक है, पर उसके बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो कहते हैं साल भर से उसकी बिहेवियर थेरेपी ऑलरेडी हो रही है और पहले से बेहतर भी हो गया है। मेरे पास 2 मंथ से आ रहा है बच्चा, बट वो हमिंग साउंड निकालता है, इरेगुलर साउंड्स निकालता है और बैठता भी नहीं है, सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं है, और उसकी फिक्सेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे तो करता रहेगा। और वही चीज़ उसकी बीटी भी करवा रही है। एक्टिविटी सिटिंग नहीं है, विद एक्टिविटीज की सिटिंग हो गई है। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट अगर ये कहता है ना इसकी सिटिंग हो गई है, तो मैं पेरेंट्स से ये बोलती हूँ कि विदाउट एक्टिविटी सिटिंग है इसकी, विदाउट एक्टिविटी तो नहीं हुई है सिटिंग, तो इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। और पेरेंट भी बोलते हैं कि वो तो बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ बिल्कुल सही से बैठी हुई है जी। तो पेरेंट्स आप ये सवाल करें कि विदाउट एक्टिविटी बैठी हुई है? नहीं, वो कहते हैं वहाँ पे सेशन में हम देखते हैं वो एक्टिविटी कर रहा होता है और बहुत बैठा होता है। जब हम उससे बुलवाना चाहते हैं तो वो तो सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, बस एक्टिविटी करता रहता है खामोश होके बच्चा। या हमिंग, और एक उसकी आदत है मतलब अपना थंब अपने मुंह में लेगा। जब हम उसको कहते हैं बाहर निकाले तो वो कोई फिक्सेट है इससे, तो वो फिर हाइपर होगा, पूरे रूम को मतलब चीज़ें थ्रोइंग करेगा, सब कुछ करेगा। तो 2 मंथ से उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है। हम यही करते हैं, जैसे थम सकिंग के लिए पेरेंट बोलते हैं कि हम क्या करें, तो हम कहते हैं कि कोई कड़वी चीज़ लगा दें, एलोवेरा जेल लगा दें। पेरेंट्स कहते हैं एलोवेरा जेल भी इसने कर लिया, हम कहते हैं टेप कर दें, टेप भी उतार दिया, टेप के ऊपर से भी सेट कर लिया। फिर हम कहते हैं अलवा करके जो आता है वो बहुत कड़वा होता है। बच्चों की मोस्टली फीडिंग छुड़वाने के लिए हम लगाते हैं, तो वो लगाते हैं, वो बच्चा नहीं हजम कर पाएगा, वो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। जी ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो हैंड क्लैपिंग बहुत करते हैं, इतनी ज़्यादा, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में ना, तो उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं? मतलब कि ख़त्म तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम उसको कुछ कमी ला सकते हैं इससे अपने घर में? इसका जवाब तो ओटी देंगी, विंगेस आपको इसका जवाब देना हैंड क्लैपिंग का, क्योंकि सेंसरी में आ रहा है ना। तो मैंने आप सबकी जो भी बातें थी, डिस्कशन थी, अभी मैंने सब सुनी, ठीक है। अब तो पहली चीज़ ये है कि किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है अबाउट ऑटिज्म, ठीक है। आप लोग हर चीज़ को इतना अब आ रही है। अच्छा, पहली चीज़ तो आप लोग ऑटिज्म को समझें तो सही, ऑटिज्म है क्या। सब लोग बार बार वही बात कर रहे होते हैं कि बच्चा फिक्स है, बच्चा ये है। बेसिकली ऑटिज्म है क्या, ठीक है। ऑटिज्म जो होता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई दुनिया में दूसरी ही मखलूक है, अल्लाह पाक ने उनको थोड़ा डिफरेंट बनाया है हमसे, उनका ब्रेन में कोई मसला नहीं है, दे आर डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये है कि असल में आप लोगों को सबको सुनाई देता है सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चे के साथ सेंसरी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं? अगर आप लोगों ने समझ लिया कि सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, ऑटिज्म में, तो आई थिंक कि आप ऑटिज्म को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये आती है कि आपको पता है कि ऑटिज्म में जो सिम्टम्स आते हैं, पहले साइन एंड सिम्टम्स किस एज में आते हैं? 18 मंथ्स के बाद जो है सिम्टम्स आते हैं बच्चों में, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का बोलना होता है पहले हमारा बच्चा बोलता था और अब बोलना छोड़ दिया क्योंकि हमने अपने बच्चे को फ़ोन दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी प्रूव नहीं है कि स्क्रीन की वजह से ऑटिज्म होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये सब चीज़ें सिर्फ ना कोई कॉज तो हमें पता ही नहीं है। हो सकता है, इट्स अ मिथ, हो सकता है कि जो है ये ऑटिज्म स्क्रीन की वजह से हो रहा हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो, बट ज़्यादातर हमारा जो हमें पता है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें स्क्रीन भी आ जाती है, बच्चे को घर में रखना, टाइम ना देना बच्चे को, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हो सकती हैं, बट स्टिल वी डोंट नो, ठीक है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ें सारी मिक्सअप होने के बाद जब बच्चा, एक है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले वो बैबलिंग भी कर रहा था, 1 वर्ड में भी आया, सेंटेंसेस पे भी आ रहा था, बट अचानक से उसने मतलब उसकी डेवलपमेंट जो थी वो स्टॉप हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है कि पहले पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो आते हैं फॉर स्पीच कि हमारा बच्चा बोलता नहीं, ऑब्वियसली उनकी भी गलती नहीं है, उनको थोड़ी ना पता है ऑटिज्म का। जब हम इस फील्ड में नहीं थे क्या हमें पता था? मुझे भी कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि हाँ अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है और खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है, जब रिसर्चर्स की इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो अब हम कॉन्फिडेंटली दूसरों को ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज द मतलब रीज़न, कुछ भी द रीज़न, या ऐसी चीज़ें हम अब बता सकते हैं। इसमें चीज़ें आ जाती हैं जैसे ऑटिज्म में एक स्पीच डिले नहीं, कम्युनिकेशन बैरियर आता है, जो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन में कहीं पे भी स्पीच की बात नहीं आती है,
कम्युनिकेट ना करना, यानी बच्चा आपसे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं बोल रहा और क्या पता वो कम्युनिकेट कर पा रहा है आपसे, अपनी बात समझा पा रहा है, इट मीन्स वो कम्युनिकेट कर रहा है। बट ऑटिज्म में कम्युनिकेशन फेलियर आता है। अब एक है कि बच्चे ने, वरना तो बच्चे कैसे करते हैं, इतना कटाने पे घर सर पे उठा लेना। ये मसला है, इस मसले को हमें समझना पड़ेगा। वी एट है, बस हमारे पास पेरेंट्स क्यों आ रहे हैं, वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं, हमें लेकर आ रहे हैं हमारे पास कि इसकी तकलीफ ख़त्म करें, हम इसको नहीं देख पा रहे। वो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि इसको बुलवा लो, वो ये नहीं बोल रहे, ना बोले उनका बच्चा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं बोलते हैं ना बोले। जब तक बच्चे को हम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स पे नहीं लाएंगे तब उसके साथ डायरेक्ट वर्बल कैसे हो सकते हैं। फिर हम वॉवल्स पे काम करेंगे तो वो कहते हैं कि आ ऊ ई, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हम पेरेंट्स को कैसे समझाएं। होती है तो उसमें ड्राइंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, हैंड पेंसिल आ जाती है। लेकिन वेस्टिबुलर सीखने में क्या क्या बिहेवियर सकता है इसके अलावा क्या? ओके, अगर वेस्टिबुलर सीकिंग की बात की जाए तो बच्चा एक्सेसिव जंपिंग कर सकता है, इसी तरह फ्लप कर सकता है। हमारे यहाँ जो क्लास में अगर इस तरह के बच्चे होते हैं जो अगर नहीं बोल रहे तो उनको प्रेशराइज करने की क्या ज़रूरत है। वो सुन रहे हैं और जब भी उनका मूड होता है, अगर वो लिखते हैं, हर वक्त उनका मूड नहीं होता कि वो लिखकर हमें दिखाएं, लेकिन वो सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं सब कुछ। वो अपने आप में बेशक अगर मगन नहीं है लेकिन वो हमें फोकस कर रहे हैं। ग्रुप में नहीं बैठ रहे, हमने उनको कुछ और काम दे दिया। ज़रूरी नहीं हम ज़बरदस्ती पकड़ के उनको ग्रुप सख्ती करना ज़रूरी नहीं है कि सख्ती हम कर ही नहीं सकते, हमें करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स आवर कल्चर। हमारे कल्चर में सख्ती होती है, स्कूल में, हर जगह, घरों में होती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो उसके घर पे नहीं हो रही है, उसकी मम्मा तो उसको थप्पड़े भी मारती है। अब जब वो थप्पड़, तो ये जो हमारा सेशन था मुख्तसर सा, इसमें सेल्फ अवेयरनेस का ये सेशन। अब उसमें लिखा हुआ है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपको कितना ऑटिज्म के बारे में पता है। ये भी बता रहा है आपको अपने बारे में कितना पता है। तो ये भी सोचना चाहिए ना आपको, क्या वक्त पर आप पहुंच गए थे आप लोग? क्या आपने प्री वर्कशॉप असेसमेंट का फॉर्म भरा था? क्या आपने जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में नाम लिख दिया था? अगर नहीं लिखा था तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये है जी सैयदा सुंदुस ज़हरा। अरे भाई ये डॉक्टर अनिला जोली साहब के। इसके बाद है जी शैला इरफान। नवीन साहब तशरीफ लाए। ये किसका? ये नाइला जो आपके हाथ में नाइला शाहीन, ये वरा की मदर है। नाहिद इफ्तिखार मैडम, बस ये आ गए। नाइला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वरा साहब आप मैडम के साथ इधर खड़े जी। नाहिद इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया मैडम। जी आप इधर आइए मैडम, सर्टिफिकेट लीजिए। अच्छा जी ये हमारी ये इनकी बड़ी मोटिवेशन है, ये पढ़ने आती हैं जी लोग हर एक बार। माही नूरुल हसन, बस ऑर्डर पे रह गए बस। इनकी अभी शादी होने वाली है, कोर्स भी चल रहा है इनका। जिस दिन मेहंदी होगी उनका एग्जाम भी है। बहुत खातून, बहुत
बहुत एनर्जेटिक है। सैयदा फातिमा बुखारी, सैयदा फातिमा, इकरा अहमद, इकरा अकबर, मुझे दे दीजिए आप खड़े हैं। इकरा इकरा अकबर इकरा नहीं है। तो इसमें ये मेरी सिग्नेचर है, मैं इस प्रोग्राम का डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम, ये मेरी वाइफ है डॉक्टर नीता, हमारी को फाउंडर है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट, और ये हमारी सिमरा सर। डॉक्टर फील आज पहुँच नहीं सके। मैं कर देती सर, उनका साइन करते हैं। हाँ मैं, ये आपने तो अपना किया है। जी जी सर। नवीदा, नवीदा बड़ी एनर्जेटिक खातून है। ये इतने सारे काम करती हैं और मुसलसल कर रही हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे ये PhD कर रहे हैं। राहब खान साहब, ये हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, ये मेरे साथ काम करते हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन बोलते नहीं। राहब साहब, आयशा, ये बड़ी वैल्यूबल फोटो है। शुक्रिया तो बोलिए। आयशा हबीब, आयशा हबीब साहबा तशरीफ लाइए, और इनके पीछे क्या है? आयशा हबीब साहबा मैडम, ये बड़ी अमेजिंग साहब, ये हर कोर्स कर रही हैं वो, और एक जगह काम भी कर रही हैं, सीख रही हैं, काम कर रही हैं, सीख रही हैं। बीच में मुश्किलात बहुत आई, लेकिन ये परेशान नहीं लगे जी, और परेशान नहीं लगे, सबसे बड़ी बात जो अचीवमेंट इनकी है। सैयदा सुंदर, यहाँ से हाँ, अच्छा हम उनको दावत देंगे, बैठो इधर आइए। ये बड़ी कमाल की खातून है हमारी, मुझे मैट्रिक की थी जब से जॉब में, अभी तक अपनी काम नहीं किया। डॉक्टर संबर, राहब साहब को पकड़ लेंगे, ये कैसे निकला है? राहब ने डाला है, पकड़ना पड़ेगा। डॉक्टर सुंबुल लाहौर में रहते हैं, ये शादी हो के हैदराबाद चले गए, फिर किसी वजह से कराची आ गए, हमारे घर के करीब। मेरी वजह से आ गई, मेरी वजह से आ गई। हाँ सर, मैडम की वजह से आई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबर। ट्रैक्शन का बड़ा रोल है। ये भी है, ये असल में बहुत कमाल करती हैं बच्चों के साथ। ये इनका नाम है कौसर आतिफ। बहुत शुक्रिया मैडम। अलिशबा नासिर साहब, मैडम ये आपको पता है ये रेड बेल्ट, उन्होंने बहुत कॉम्पिटिशन किया कराटे में, यहाँ की ये एक्ट करती जैसे बहुत सबमिसिव। वजाहत फातिमा नहीं आई, मेरे जहन में वजाहत फातिमा दूसरी। बता दीजिए कौन मैडम? ओ अच्छा आप हैं, ओ ये हमारे एडमिन भी हैं, और ये हैं डायरेक्टर्स हैं, ये सबसे लास्ट मैंने अपने ओह अच्छा अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं विंगर साहबा के शुक्रगुजार हूँ। वो कहाँ चली गई? विंगर साहबा नहीं है ना? अच्छा अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम आपका। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम कि आपने ये वर्कशॉप कंडक्ट किया पूरा, और मैं बड़ा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ
और शहजाद साहब ये हमारे एफएम के आरजे हैं, ये आप जानती हैं इनको 101। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अरेंज किया ऑटिज़म का, क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं होती बीइंग अ मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक मतलब चाइल्ड। तो काफ़ी मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ पे ज़्यादातर वुमेन्स हैं, लेकिन फादर्स के लिए भी ऐसा कुछ अरेंज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मदर तो समझती है लेकिन जो फादर्स हैं वो उस चीज़ को नहीं समझते। स्पेशली जो विनय साहिबा ने बात की थी सेंसरी इश्यूज़ की और ये सब, तो नॉलेज में काफ़ी सारी मतलब पहले भी पता था लेकिन और ज़्यादा आपने जो है वो अवेयर किया। जैसे स्क्रीनिंग टूल का नहीं पता था, वो भी बताया सारा कुछ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की और सिमरा साहिबा की और जो हमारी जो गेस्ट आए हैं उनकी, कि उन्होंने टाइम निकाला इतना और हमें जो है वो टाइम दिया और हमारे साथ यहाँ पे बैठे और जो है वो क्या कहते हैं हमारे जी इन्फॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का एंड थैंक यू सो मच। आज का रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, ऑटिज़म इज़ समथिंग, अच्छा मैं खुद फिजिकल थेरेपी पढ़ रही हूँ एंड ऑटिज़म इज़ समथिंग जो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत पढ़ते हैं। सो इट्स समथिंग जो हमारी रूटीन में मतलब हम सुनते बहुत हैं इसके बारे में एंड समथिंग जिस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता वो ये चीज़ है कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, राइट। या हमने अभी बहुत से केसेस की बात की जो बहुत ऑब्वियस केसेस हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, बट देयर आर केसेस जो अननोटिस चले जाते हैं बिकॉज उनकी मैडम दी मैडम हाँ वो दे रहे मैडम दे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर साहब, इन्होंने यहाँ पे आके मुझे मौका मिला। मैं की नोट स्पीकर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ऑटिज़म के बारे में इतनी अवेयरनेस दी, क्योंकि जब हम अवेयर होते तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते, एक्सेप्टेंस के बाद हम उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस जितना डिटेल्ड होता है रिजल्ट्स उतने ही गारंटीड होते हैं। तो हम जितना ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करेंगे डे बाय डे, हमें पता नहीं चलता हमारे पास रिजल्ट्स आते रहते हैं। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये जो सारी आज की डिटेल्ड नॉलेज थी वो मुझे अपने फ्लैशबैक में लेके गई। लास्ट 8 years माई डॉटर, माई फर्स्ट डॉटर, माई फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई लाइफ, शी वॉज स्पेशल चाइल्ड, suffered from cerebral palsy, having hydrocephalus, जेनेटिक डिसऑर्डर JM3। उसके बाद 8 साल ज़िंदगी के फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मच मोर, न्यूरो सर्जरी, BP शंट पास हुआ। 6 साल तक BP शंट बिल्कुल अच्छे से काम किया। आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 7 years इन्फेक्शन हुआ, 6 months तक इन्फेक्शन रहा। डॉक्टर सजेस्टेड कि चेंज होगा। उसके बाद हमने कहा कितना सर्वाइवल रेट है, नो सर्वाइवल रेट, बस वो रहती तो भी मैं तकलीफ़ में रहती, वो चली गई, मैं भी तकलीफ़, तब भी मैं तकलीफ़ ज़्यादा ये था कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गई। तो वो मेरी बहुत ही इंस्पिरेशन है। मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुई, ये सब वही मेरा फेस है। जब भी मैं याद करती हूँ मैं कहती हूँ जब वो फेस बेहतर हो सकता है, ज़िंदगी का हर फेस बहुत बेहतर सकता है। और स्पेशली किसी ने फिट्स की बात की, मैंने बोला क्या क्या कह दिया, एक अलग ही दुनिया खोल दी कि फिट्स में ये कि खाना लगा हुआ होता था, हम बैठते थे खाना खाने, बिल्कुल सो रही है, मैं एक बार देख के आ जाऊँ, और सडन फिट्स, फौरन भागे हॉस्पिटल, पता ही नहीं चलता कहाँ हमारा खाना एकदम से डाइजीबम में कन्वर्ट हो गया, फौरन उसको इंजेक्शंस लग रही हैं, 4 घंटे हम हॉस्पिटल में, फिर हम उसको घर लेके आ रहे हैं। ये चीज़ें, ये लाइफ है। सडन फिट्स पड़ना, पता ही नहीं चलता था बातों बातों में, और एकदम से चीज़ें, तो ये पूरी लाइफ एक पूरी मेडिकल एक अलग ही लाइफ। तो सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने मौका दिया हमें और इन सबसे मिलने का। अच्छा, महरीन हमारे साथ अहमद भी मौजूद हैं, और अहमद एक वेल नो हमारे आरजे भी हैं और बहुत कुछ करते हैं। इन्होंने आज ये सेशन अटेंड किया, बात करते हैं इससे। अहमद बोलते भी बहुत अच्छा है, अहमद बोलते ही बहुत है और बहुत अच्छा मेरा प्यारा दोस्त है। हाँ, ये आपने मुझे पिछले व्लॉग्स के अंदर भी देखा होगा। इसमें आप लोग खुद पहले अगर आप जाहिर सी बात है आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शहजाद भाई की पहले की वीडियोस भी देख चुके होंगे, तो उसके अंदर आपने मुझे ज़रूर ये। अच्छा, आज के सेशन के हवाले से मैं आई ज्वाइंड मिड ऑफ द सेशन, बहुत अच्छी अवेयरनेस रिगार्डिंग, अच्छा कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग दी एनी डिसऑर्डर, एनी डिसेबिलिटी, और उसकी थेरेपीज़ या उसकी इंटरवेंशंस के लिए भी हम बहुत सारे, जैसे एक जगह पे
मुझे ये लगा कि उन्होंने बताया, जैसे विंगस ने बताया था जो ओटी थी, उन्होंने ये बताया कि हम इंट्रोवर्ट बच्चों के साथ जो काम नहीं करते तो हम ये इनके साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हैं। सो हम बहुत सारे काम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, ठीक है, और बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिस हो गया। फिर हम लोग खुद थेरेपिस्ट बिला वजह का बन जाते हैं, और जैसे कि अम्मियाँ नहीं होती जो चिमटे लेके खड़ी हो जाती हैं, तो ये बच्चों पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमें। मिड ऑफ द सेशन लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैंने जितना ज्वाइन किया, इट वाज गुड। जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। वरा मौजूद है हमारे साथ, जो कि आज इन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, जो ऑटिज्म के हवाले से अवेयरनेस सेशन था, इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं। वरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। भाई इतना कुछ सुना है, सबसे पहले बताओ क्या क्या करती हो, कैसे कर लेती हो इतना कुछ? मैं तो बस जिंदगी गुजर रही है, इस तरह हम भी सब कुछ कर रहे हैं। अरे वाह वाह, बहुत ही इंटेलिजेंट है और लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो हम किसी नेक्स्ट सेशन में हमने इनके साथ वादा किया है, तो हमें टाइम देंगे, उनसे बात करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा? बड़ा आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं तो खैर फिजियोथेरेपी से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं इन जनरल, तो हम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन पर बहुत बात करते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड होता है रिकवरी में इंसान के डिसऑर्डर्स की बात आती है, राइट। ऑटिज़म वो चीज़ है जिस पे आई डोंट थिंक कि हमारी सोसाइटी पहले कभी इतना बात करती थी जिस तरह से अब प्रेजेंट हम लोग बात करते हैं, राइट। बहुत से पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, वरना पहले हमारे यहाँ ये था कि बच्चा अगर चुपचाप है, बोलता नहीं है या उसकी रेपिटेटिव बिहेवियर है तो उसको मारो वो ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पुराने वक्त से ये रहा है कि मार पीट के या बच्चे को डांट के चुप करवा देंगे, हालांकि ऐसा होना ही चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को देख के पहचान सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी कॉग्निटिव हैं इश्यूज़, तो आप उससे डील करना सीखें। हमारे एशिया में ये बहुत देर से आई ये चीज़, खासतौर पे साउथ एशिया में ये चीज़ बहुत देर से आई है, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा सा रिसेप्टिव नहीं रहा इस चीज़ के बारे में। लेकिन न्यू जनरेशन के पेरेंट्स स्पेसिफिकली मैं कहूँगी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आज भी सेशन में इतनी सारी मदर्स आई थी जो इस चीज़ को इतना अच्छा अंडरस्टैंड करती हैं कि उनके बच्चे अगर कोई कॉग्निटिव डिसऑर्डर रखते हैं तो उससे कैसे डील करते हैं, कौन से पैटर्न्स वो यूटिलाइज़ कर सकती हैं, क्या वो चीज़ें वो सीखना चाहते हैं लोग। और मैं कहती हूँ जो सीखता है फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर आगे आने वाली जनरेशन बेहतर होती है। तो इसलिए इस तरह के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी, इस सेशन में आयशा हबीब भी हमारे साथ थी। इन्होंने भी ऑटिज़म के हवाले से जो अवेयरनेस सेशन था, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटिज़म के लिए एक पूरा अवेयरनेस मंथ जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम कैसा अस्सलाम। रहा आपका सेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। क्या सीखा? सीखा तो बहुत कुछ, जैसे जो चीज़ें नहीं पता थी, कुछ पता थी, और जो नहीं पता थी, जो जहन में इतने सारे सवालात थे वो काफ़ी क्लियर हुए माशाल्लाह से ना। और ऑब्वियसली आप तो एक सेशन इससे पहले भी अटेंड कर चुकी हैं, कई अटेंड कर चुकी हैं, आप कोर्सेज भी कर रही हैं। तो बस ये कि बहुत से सवाल जहन में उलझे हुए थे, बहुत क्लियरली टीचर ने बताया, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और सर ने बहुत अच्छे से यहाँ हम लोग को अरेंज किया, हम कुछ सीखे। हाँ बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। सना हमारे साथ हैं, सना ने भी आज सेशन अटेंड किया। और इसके अलावा सना के बारे में एक बात बता दें कि वो जो स्पेशल जो एक साइन लैंग्वेज होती है उसकी एक्सपर्ट है, माशाल्लाह 20-25 साल से इस फील्ड के साथ वाबस्ता है। कैसी हैं आप? कैसा आज का सेशन, आपने पूरा सेशन अटेंड किया? सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अवेयरनेस के हवाले से इंफॉर्मेटिव बहुत था। और मैं ख़ुद भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैं जो है वो अपना मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है। और ऑटिज़म मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत नौहा है इसके हवाले से। और जो आज सेशन अटेंड किया तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी कुछ एरियाज़ को ऑटिज़म के कवर किया गया, जिसमें डिटेल में बताया कि मदर्स को, पेरेंट्स को किस तरह से एक अपने चाइल्ड को जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसको किस तरह से डील करना चाहिए, थेरेपिस्ट को किस तरह से जो है वो ऑटिज़म बच्चों को अपने अपने डोमेन्स में, मींस स्पीच के डोमेन में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डोमेन में, बिहेवियर के डोमेन में किस तरह से बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो थेरेपीज़ प्रोवाइड करनी है, और पेरेंट्स को किस तरह से गाइड करना है कि आगे जब उनके सेशंस कवर्ड हो जाएं बच्चों के, तो वो किस तरह से मज़ीद अपने बच्चों के साथ घर पे और मतलब लाइफ में किस तरह से उनको डील करें बच्चों को। तो इट्स क्वाइट वेरी इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस सेशंस टुडे। तो एंड थैंक यू सर शकील और यू ऑल्सो कि आपने इस पूरे सेशन की लाइव कवरेज करी, ताकि ये मज़ीद आगे फॉरवर्ड हो और मज़ीद लोग अवेयरनेस जो है वो हासिल करें और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।